तो भारत के लोग मड टैबलेट्स, स्टोन्स, पिलर्स, कॉपर प्लेट्स, बर्च बार्क और पेपर पर लिखा करते थे। अब हम देखेंगे कि इंडिया में सबसे पुराना माध्यम जिस पर हमारे पूर्वज लिखा करते थे, इसमें सबसे पहला है आपका हैरपन सील। चलिए हम लगभग 2600 BC के समय में चलते हैं, यानी करीब 4600 साल पहले। यहां आप देख सकते हैं कि इंडस वैली का एक व्यक्ति एक टैबलेट पर कुछ लिख रहा है। उसकी बीवी उससे कुछ कह रही है। यह टैबलेट पकी हुई मिट्टी या स्टीएटाइट नाम का एक मुलायम पत्थर से बनी होती है और इस पत्थर पर आसानी से नक्काशी की जा सकती थी और इसे गर्म करके सख्त बनाया जाता था। इसके बारे में हम आगे हैरपन सिविलाइजेशन के चैप्टर में और जानेंगे। ये जो नक्शा है वह हैरपन सिविलाइजेशन का क्षेत्र दिखाता है। इसका कुछ हिस्सा आज के पाकिस्तान में भी आता है। ऐसी सील्स हैरपन सभ्यता के लगभग सभी स्थानों पर पाई गई है। अब हैरपन पीरियड के बाद आता है ऋग्वैदिक पीरियड। यह समय लगभग 1500 BC यानी करीब 3500 साल पहले का है। यहां आप देख सकते हैं कि ये ऋग्वैदिक ऋषि या ऋग्वैदिक आर्यंस अपना मंत्र गा रहे हैं। यह वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यंस ने कुछ भी लिखा नहीं था। उस समय कोई रिटन टेक्स्ट नहीं था। सारा नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लिसनिंग और स्पीकिंग से किया जाता था, यानी कि सब कुछ ओरली ट्रांसफर होता था। और इनिशियली ये जो ऋग्वैदिक आर्यंस है इन नदियों के पास रहते थे। ये नदी है आपकी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जिसको हम सप्त सिंधु भी कहते थे। तो जनाब आपको एक चीज याद रखना है, हैरपन्स के पास रिटन इंस्क्रिप्शंस था पर हमें उसे रीड नहीं कर पाएंगे। पर ऋग्वैदिक आर्यंस के पास कोई रिटन टेक्स्ट या कोई रिटन इंस्क्रिप्शन ही नहीं था। उनका सारा नॉलेज ओरली ट्रांसफर होता था। इवन जो ऋग्वेदा उन्होंने जो ओरली ट्रांसफर किया था वो 2500 साल पहले यानी 500 BC में लिखा गया था, यानी कि 1000 साल बाद लिखा गया था। एक और चीज आपको समझना है, अगर आपको कोई कहे कि 500 BC तो बस आपको उसमें 2000 साल ऐड करना है। ठीक है, ये इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में और सीखेंगे। तो आप लोगों को एक बात अच्छे से याद रखना है, हैरपन्स ने करीब 4500 साल पहले बहुत कुछ लिखा था उनके टैबलेट्स पर, लेकिन उनका स्क्रिप्ट डेसिफर्ड नहीं है, मतलब हम उसे रीड नहीं कर सकते। आर्यंस ने करीब 3500 साल पहले पूरा जो नॉलेज है वो ओरली ट्रांसफर किया था दूसरे जनरेशन के लिए, पर कुछ भी रिटर्न नहीं है। और ऋग्वेदा को लगभग 2500 साल पहले यानी कि 500 BC में पहली बार लिखा गया था। यानी ऋग्वेदा बनने के बाद 1000 साल बाद ही उसे लिखा गया था। है ना इंटरेस्टिंग। तो चलो अब हैरपन्स और ऋग्वैदिक पीरियड के बाद आता है मेगालिथिक पीरियड। अब समझते हैं मेगालिथ क्या है। सिंपल वर्ड्स में ये लार्ज स्टोन्स होते हैं जिनसे प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए है आपका स्टोन हेज, ये यूके में है। ये स्टोन हेज जो चीज़ है वो यूके में है। तो देखो कि वहाँ के जो एंशिएंट लोग थे, यूके के जो एंशिएंट लोग थे, उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लिए और उससे एक स्मारक या एक मॉन्यूमेंट बना दिया। तो इसको कह सकते हैं मेगालिथ्स। तो आपको एक और चीज़ याद रखना है कि इंडिया में भी एक मेगालिथ फेज था। ये उतना फेमस नहीं है हड़प्पन सभ्यता या ऋग्वैदिक पीरियड जितना, बट यूपीएससी के लिए मेगालिथ फेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हिस्सा है। तो हमारे पास भी इसका अलग ही सेपरेट चैप्टर है। तो आप वीडियो में देख रहे हो औरतें अनाज और फ्लावर्स चढ़ा रही हैं और मर्द थोड़े सैड दिख रहे हैं, क्योंकि ये मेगालिथ असल में वो जगह थी जहां पे लोग अपने लाउड वंस को बरी करते थे। और पीछे जो स्टोन्स दिख रहे हैं वही मेगालिथ्स है। लोग इन मेगालिथ्स पर कुछ इंस्क्राइब भी करते थे, मतलब स्टोन्स पर कुछ लिखा करते थे। ये आज की तरह ये फालतू की चीजें लिखना नहीं, मतलब काम की चीज लिखते थे इस पे। अब एक और चीज आपको जानने का उत्सुकता होगी कि मेगालिथ्स ज्यादातर साउथ इंडिया में मिलते थे। अब ये है टाइम महाजनपदा पीरियड्स का। उस वक्त 16 महाजनपदा थे। महाजनपदास मतलब स्मॉल स्मॉल किंगडम्स या बिग बिग किंगडम्स, इंपॉर्टेंट किंगडम्स। इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो ये है महाजनपदा पीरियड। और ये जो रेड में जो एरियाज है वहां पे जो मेगालिथ्स जिन्होंने बनाए थे वो लोग रहते थे। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको समझना होगा कि मेगालिथ्स काफी पुराने हैं।
लोगों ने लगभग 3000 साल पहले ये स्टोन वर्क शुरू किया था और ये कल्चर काफी लंबे समय तक चला था। और इनका जो लैंग्वेज है वो पार्शियली अनडिसिफर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हैरपन स्क्रिप्ट पूरा ही अनडिसिफर्ड है। इनका जो स्क्रिप्ट है वो पार्शियली अनडिसिफर्ड है। ये प्रोटो तमिल कहते हैं इसको, मतलब तमिल का एक प्रिमिटिव फॉर्म या अर्ली वर्जन ऑफ तमिल। तो हैरपन्स के पास एक स्क्रिप्ट थी, मतलब वो लोग राइटिंग जानते थे, लेकिन आज तक कोई उसे रीड नहीं कर पाया, यानी कि वो अनडिसिफर्ड है। फिर आते हैं ऋग्वेदिक आर्यंस। इन लोगों ने कुछ भी राइट नहीं किया था, कुछ भी लिखा नहीं था। उनका सारा नॉलेज ओरली एक ही जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर किया गया था। यहां तक कि ऋग्वेदा भी उस वक्त लिखा नहीं था, वो लगभग 1000 साल बाद ही लिखा गया था। अब मेगालिथ बिल्डर्स, इन लोगों ने कुछ इंस्क्राइब या लिखा जरूर था, बट वो पार्शियली अनडिसिफर्ड है, मतलब थोड़ी बहुत समझ में आती है बट पूरी नहीं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एंशिएंट तमिल या प्रोटो तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था। अब हम पहुंच गए हैं मौर्यन इंस्क्रिप्शंस पर, खासकर एम्परर अशोका की इंस्क्रिप्शंस पर। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, एम्परर अशोक अपने स्कल्पचर्स को गाइड कर रहा है और मैनेज कर रहा है। तो ये है मौर्यन एम्पायर का टाइम। शुरुआत में किंग अशोका, जो एक मौर्यन एम्परर थे, बहुत ही क्रूअल थे, बहुत ही क्रूअल और हॉरिबल पर्सन थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और उसमें काफी लोग कत्ल कर दिए गए, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं आज से पीसफुल रहूंगा और लोगों को अच्छा गुड लाइफ दूंगा। इसीलिए उन्होंने पूरे देश में ये पिलर्स बनवाए, जिन पर उन्होंने अच्छे मैसेजेस लिखे, जैसे कि लोगों को मत मारो, हमें शांतिपूर्व रहना चाहिए, एनिमल्स को भी मारना बुरी चीज है, बुद्धिज्म को फॉलो करो, ये सब अच्छी अच्छी चीजें लिखी थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अशोक के बाद लोग उनके बारे में भूल ही गए। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद एक ब्रिटिश पर्सन आया जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। 1837 में उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन को डिस्कवर किया और फाइनली इन्होंने इसको डेसिफर भी किया, मतलब पहली बार किसी ने इसे रीड किया। तो याद रखो दोस्तों, ये अशोकन इंस्क्रिप्शंस है जो कि इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिटन एंशिएंट रिकॉर्ड्स है जो डेसिफर्ड है। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है इसमें, क्योंकि एक ओल्डर इंस्क्रिप्शन है जिसे सोहागोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। ये अशोक के ग्रैंडफादर, अशोक के दादाजी, जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को स्टार्ट किया था, उन्होंने ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बनाया था। तो ये मौर्यन इंस्क्रिप्शन है और ये अशोकन इंस्क्रिप्शन से लगभग 50 साल पुराना है, ओल्डर है। तो टेक्निकली ये सोहागोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इंडिया का फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन माना जाता है। तो ये वीडियो में आप देख रहे हो कि हमारे पूर्वज कैसे कॉपर प्लेट्स पर अपने मैसेज इंस्क्राइब करते थे। तो चलो वापस अपने टाइमलाइन पर। सबसे पहले आते हैं हैरपन्स। इन लोगों ने बहुत कुछ सारी चीजें लिखी थी, पर उनकी कोई भी स्क्रिप्ट हम रीड नहीं कर सकते। फिर आता है ऋग्वेदिक पीरियड। इन लोगों ने कुछ भी लिखना नहीं सीखा था, सारा नॉलेज ओरली ट्रांसमिट होता था, यानी कि सुनकर और याद करके अगली पीढ़ी या अगली जनरेशन को बताया जाता था। बाद में ये नॉलेज मॉडर्न टाइम्स में लिखा गया था। फिर आता है मेगालिथिक पीरियड। इस समय लोगों ने बड़े पत्थर पर इंस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर दिया था, बट ये इंस्क्रिप्शन पार्टली डेसिफर्ड है, मतलब कुछ समझ में आता है, बाकी बिल्कुल समझ में नहीं आता। फिर आता है मॉडर्न फेज। अब यहां पर लोग पिलर्स और कॉपर प्लेट्स पर इंस्क्रिप्शंस या रिटन वर्क्स बनाने लग गए और ये सब डेसिफर्ड है, मतलब अब हम इन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अशोक की वजह से बुद्धिज्म पूरे देश और भारत तक फैल गया, खासकर गांधारा और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। वहां बुद्धिज्म का एक नया ट्रेंड बन गया था। तो अब आप देख रहे हो एक बुद्धिस्ट मंक कुछ लिख रहा है, पर याद रखो ये पेपर नहीं है, ये बर्च ट्री का एक छाल से बना हुआ है, यानी पेड़ की छाल को सुखाकर उस पर लिख रहा है। ठीक है, तो ये जगह है गांधारा और ये फर्स्ट सेंचुरी एडी, मतलब 2000 साल पहले लिखा गया था। अब सोचो इतनी पुरानी चीज अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई। तो ये है गांधारा मैन्युस्क्रिप्ट और ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। अब ये लैंग्वेज सीरीज आपका कोर्स में आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब हमारे पास एक और मैन्युस्क्रिप्ट है जिसे गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है।
गिलगिट एक कोल्ड प्लेस है और वहां एक बुद्धिस्ट मंक ये गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहा है। अगर आप मैप में देखो तो यहां है गिलगिट और वही मैन्युस्क्रिप्ट है जो 5th सेंचुरी एडी में लिखी गई थी, मतलब 1500 साल पहले। और ये भी बिर्च बार्क यानी कि बिर्च की छाल पे लिखा गया था। जब ये मॉन्क की स्क्रिप्ट लिख रहा था तो इंडिया की पॉलिटी ऐसी कुछ दिखती थी। गुप्ता एम्पायर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है।